इस समय देश कोरोना से युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं सियासत भी ट्विटर पर जंग लड़ रही है, जुबानी जंग। गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसमें बंगाल अग्रणी है। इस युद्ध में नेताजी ध्यान रहे, केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपने ही होंठ, अपने ही दांत एक दूसरे को नहीं चबाते, लेकिन हमारी सियासत जो जनता के सेवक कहते हैं वो इससे बाज भी नहीं आते। केंद्र बनाम राज्य की इस लड़ाई को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल। शाम 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। कोरोना को हराने के लिए पूरा देश एकजुट है। हर कोई कोरोना को मात देने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहा है, लेकिन इस अहम मुद्दे पर भी सियासतदान राजनीति से बाज कैसे आए। दरअसल केंद्र ने पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों को लेकर एक टीम भेजी है, लेकिन इस टीम पर ममता सरकार ने आपत्ति जताई है। आपत्ति ही नहीं जताई, सख्त विरोध दर्ज कराया है। मगर सवाल यह है कि आखिर केंद्र बंगाल में ही टीम क्यों भेजनी पड़ी, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? क्या केंद्र को कोरोना से लड़ाई में ममता सरकार पर एतबार नहीं है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि आखिर घमासान चल रहा है और इसकी शुरुआत हुई कहां से। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना से देश में एक जंग चल रही है, दूसरी पश्चिम बंगाल में भी जारी है। दरअसल केंद्र ने पश्चिम बंगाल में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर 2 केंद्रीय टीमें भेजी हैं, जिसके बाद टीएमसी भड़क गई। टीएमसी का आरोप है कि मोदी सरकार ने अन्य राज्यों में टीम क्यों नहीं भेजी, जहां पश्चिम बंगाल से कहीं ज्यादा मामले हैं। टीएमसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि गुजरात में ये टीमें क्यों नहीं भेजी गई, वहां 5 हॉटस्पॉट और करीब 3000 केस हैं। तमिलनाडु क्यों नहीं भेजी गई, वहां 22 हॉटस्पॉट हैं। यूपी क्यों नहीं भेजी गई, वहां 1500 से ज्यादा केस हैं। इससे पहले शुक्रवार को आईएमसीटी यानी कोरोना पर बनी केंद्रीय टीम ने बंगाल के मुख्य सचिव से कोरोना से हो रही मौतों पर कुछ सवाल पूछे थे। राज्य में कोरोना से मौत तय करने के लिए डॉक्टरों की कमेटी ने किस तरीके का इस्तेमाल किया है? क्या जो प्रणाली इस्तेमाल में लाई गई वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से सही है? अब आपको बताते हैं कि आखिर केंद्र ने सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही अपनी टीम क्यों भेजी है। दरअसल केंद्र रोजाना कोरोना से होने वाली मौतों के राज्यवार आंकड़े जारी करता है और कुछ ऐसा ही राज्य सरकारें भी करती हैं। लेकिन जब केंद्रीय और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में विरोधाभास नजर आया तो लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। सिर्फ केंद्र ही नहीं, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ममता सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। इसका जवाब देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें फर्जी खबरें फैलाने में माहिर व्यक्ति बता दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित मालवीय से कहा, ऐसे मुश्किल समय में हमें घटिया राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस बीच कोविड-19 से हालात का जायजा लेने उत्तर बंगाल पहुंची केंद्र की एक टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर उत्तर बंगाल में लॉकडाउन का और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय टीमें राज्य के दौरे पर हैं। एक टीम कोलकाता और दूसरी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी का दौरा कर रही है। उत्तर बंगाल के दौरे पर पहुंची विनीत जोशी की अगुवाई वाली टीम ने क्या पत्र लिखा है, आपको ये बताते हैं। तत्काल कदम के तौर पर यह सुझाव दिया जाता है कि महामारी को और आगे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का और सख्ती से पालन होना जरूरी है। हालात पर नजर रखने और सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं, इन बातों की जानकारी देने के लिए और फील्ड अधिकारियों को तैनात करने की जरूरत है। खैर, सियासत में टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन महामारी जैसे मुद्दे पर आपस में भिड़ना राजनीतिक लाभ की कोशिश हर किसी के लिए घातक है।
अगर ममता सरकार वाकई आंकड़ों को छिपाकर किसी तरह का लाभ लेने की सोच रही है तो ये बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि आखिर कोरोना को लेकर अब केंद्र और राज्य, न केवल ममता बनर्जी, आज मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सुन रहा था। उनका आरोप था, वो कह रहे थे कि सरकार जो बोलती है, यानी कि केंद्र की सरकार जो बोलती है, वो लिखित में उन तक नहीं पहुंचता। तो इस तरह के गैर बीजेपी शासित राज्यों से तमाम सुर लगातार अब आने शुरू हो गए। बहरहाल हम लौटते हैं अपने देश के सवाल की ओर। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। खास तौर पर आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौलाना इमाम खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिर्बान बनर्जी। अनिर्बान, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप पैरवी ममता सरकार की करते हैं, आप पैरवी टीएमसी की करते हैं, आप ताहिद करते हैं बंगाल की। जी हां, करना चाहिए, लेकिन आप खुल के कह दीजिए कि हां, मैं टीएमसी की बात करने आया हूं। हमारे साथ मेहमान के रूप में पीके अग्रवाल साहब। जी हां, आप पश्चिम बंगाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। आखिर ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही भी इसमें कूद पड़ी है। आज से भी ढेरों सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश, जी हां, देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़े राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए अब उन्हीं से की जाए सीधी बात। जी हां जय प्रताप जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। उम्मीद करते हैं कि इस बीच आप भी स्वस्थ हैं और आपकी प्रजा भी स्वस्थ होगी, लेकिन कोरोना को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, और वो भी एनसीआर इलाके से, बड़े चौंकाने वाले हैं। जी, सिंह साहब, आपसे जवाब चाहेंगे। सिंह साहब, आपको मेरी आवाज आई है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। तो जी हाँ, मेरा सवाल ये था जय प्रताप जी आपसे कि हम उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे और आपकी प्रजा भी स्वस्थ होगी, लेकिन इस समय जो एनसीआर जो दिल्ली से सटा, नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों से कोरोना पॉजिटिव को लेकर पिछले 2-4 दिनों में जो खबरें आई, वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वैश्विक महामारी है, तो आंकड़े से हमको नहीं चौंकना चाहिए। पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, भारत के अंदर भी आ गया है। भारत के पूरे देश में हमारे जो आंकड़े आपके सामने आते होंगे, आप देखते भी होंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाली एक राज्य है, जो 23 करोड़ की आबादी है, उसमें अभी तक हमारे पास कम से कम 57 जिलों में हमारे पास 1-2 से लेके पूरे 300, 350 तक हमारे पास केसेस अन्य जनपदों में है। नोएडा भी है, आगरा भी है, और मेरठ है, सहारनपुर है। बहुत सारे जनपद इसमें है जहां पर हमारे इस तरह के आंकड़े निकलते जा रहे हैं, और हम अपनी तैयारी के साथ उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। जी, जहां तक मुकाबले की बात है, आज ही एक खबर आई है जय प्रताप जी, जो चीन से रैपिड टेस्टिंग किट आई थी, इसके इस्तेमाल और इसके प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हम लोग को 3 दिन पहले आईसीएमआर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि अभी आप रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को स्थगित कर दीजिए। हमने तुरंत उसी समय उसको रोक दिया था, और हमारा जो सामान्य सैंपलिंग होता है, वो सैंपलिंग हम कराते हैं, और पूल टेस्टिंग जो हमने सबसे पहले देश में लागू किया है, उस पूल टेस्टिंग के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्षमता भी बढ़ा लिए, और हमारा उसमें परसेंटेज भी पॉजिटिव का ज़्यादा निकल रहा है, जिससे हमें पता भी चल जा रहा है कि जितने भी हॉटस्पॉट हमने बनाए हैं, जो लगभग मुझे लगता है कि 250 से 300 लगभग हॉटस्पॉट हमारे विभिन्न जनपदों में बने हैं,
उनके अंदर क्वारंटीन में रहने वाले और उनके हर एक घर में दस्तक देके वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग भी करा रहे हैं और इस तरह हमको पॉजिटिव केसेस जितने भी मिल रहे हैं उन क्षेत्रों के अंदर ही मिल रहे हैं। वही हम चाहते हैं कि उसमें पता लग जाए तो उसका उसी तरह से उपचारित भी करें उनको। जयप्रताप जी, जहां तक बात की जाए, आपको क्या लगता है आखिर यूपी में आगरा, मेरठ, मुरादाबाद और इन सारी जगहों, ऐसे जिलों जहां दूर दूर तक कोरोना का शुरुआती दिनों में नामो निशान नहीं था, एकाएक यहां पर जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े, उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, सामान्य तौर पर तो कोरोना पूरे देश में बढ़ना ही था। ये तो एक ट्रेंड हम लोग को दिख ही रहा था शुरू से ही जब आ रहा था। यूपी में हमारा क्योंकि व्यवस्था पहले जनवरी से ही हम लोग अपनी तैयारी कर लिए थे। एक टेस्टिंग लैब जो हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी था उसको बढ़ा के आज हमने 16 से 17 लैब टेस्टिंग बना दिया है मेडिकल कॉलेजेस में। और हमने इसी के साथ अपने जनपदों में आइसोलेशन बेड और क्वारंटीन के जितने भी इस तरह के हॉस्पिटल है उसकी पूरी तैयारी कर लिया था। तो जो बढ़ने की संभावना है वो तो हम मान के चल रहे थे कि कुछ न कुछ केसेस ऐसे बढ़ते रहेंगे। अगर हम आंकड़ा पर जाए तो 1778 हमको जो 12 बजे तक का फिगर था, अब तो शायद कुछ बढ़ गया होगा, उस समय 1778 हमारे पास पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें से 1080 तबलीगी जमात वाले थे। अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देख लें तो ये लगभग 60% से ऊपर ये जा रहा था, 65% लगभग जा रहे हैं। जी जी, तो उस हिसाब से तो माने इतना हमारा वो है। मगर वो तो एक ये बीमारी ऐसा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई धर्म से जुड़ा हुआ, कोई जाति से जुड़ा, उससे मतलब नहीं है। अगर वो हो गया है और सामने आ रहा है तो हम यही बार बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनके धर्म गुरु से भी रिक्वेस्ट किए कि जितने लोग भी इस जमात में थे वो खुल के आएंगे तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव सैंपल इन लोग का सैंपलिंग इनका ले लेंगे तो इसी हिसाब से हम इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। और वही बार बार हम लोग इनका ले रहे हैं। तो आंकड़े तो अब जो भी है, अब जैसे भी है, अब तो 1778 या जितने बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी हम लोग ने हॉटस्पॉट को बनाने के बाद और 17-18 ऐसे जनपदों को आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशों पर एक अलग से नोडल अधिकारी, IPS रैंक का एक अधिकारी और एक सीनियर हमारे स्वास्थ्य अधिकारी को हम लोग ने साथ साथ समन्वय जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनको इन पर्टिकुलर जनपदों में जहां केसेस हमारे ज़्यादा निकल रहे हैं कि माइक्रो प्लानिंग के तहत जो हमने अपना योजना बनाया था उसको पूरा पुनः विचार करते हुए जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको ठीक से सुचारू रूप से करें, ताकि उसमें जो भी कमियां आ रही है उसको ठीक करें और इसको हर प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास करें। जी, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब। जयप्रताप जी, आपने कहा कि ये जमाती छुप रहे हैं, आखिर इनके मन में क्या डर है? ये क्यों छुप रहे हैं? क्या सरकार से डर रहे हैं, इलाज से डर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? छोटा जवाब जयप्रताप जी। सवाल तो छोटा है, आपका सवाल बहुत छोटा है, मगर सवाल यह है कि इनके मन में क्या भय है मुझे पता नहीं है। हम तो उनको एक पेशेंट की तरह, एक मरीज की तरह हम उनको देख रहे हैं। कोरोना वायरस क्योंकि किसी को देखता नहीं है, न जात न धर्म, वो तो जहां भी आ गया, कोई पॉजिटिव पा गया तो उसकी ट्रीटमेंट हमको करना है। आज के दिन में कोई वैक्सीन इसका है नहीं, तो जो भी इसके संसाधन है आइसोलेशन में रखने के बाद जिस तरह से हम उपचार करते हैं, इसमें ऑलरेडी 90% का तो ये फिगर है ही कि 80-85%, 90% तो हम इसको ट्रीटमेंट करके उनको उपचारित कर देते हैं। तो इनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बार बार हम लोग भी कहते हैं, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से और चैनलों के माध्यम से हम इन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप पूरी तरह से बिल्कुल खुल के आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई पेशेंट होगा उसी तरह आपको भी हम उतने ही संसाधन के साथ, उतने दवाइयों के साथ आपका भी हम उपचार करेंगे और उपचार करने के बाद आपको ठीक करेंगे। कोई ऐसी बढ़ने की बात नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है हम लोग के अंदर। हम तो उनको खाली एक पेशेंट की तरह देख रहे हैं। जी, जयप्रताप जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालकर इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इस समय कोरोना को लेकर आपकी क्या तैयारी है, इस पर आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही कामना करते हैं कि यूपी में जिस तरह से आप नियंत्रण करने के लिए पुरजोर ताकत लगा रहे हैं, ये लगातार सफल हो और देश इसमें विजयश्री पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आइए अब हम लौटते हैं अपने देश के सवाल की ओर। और देश के सवाल में एक और खास मेहमान आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ,
हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता आरपी सिंह भी जुड़ चुके हैं। लेकिन आरपी जी, आपके पास आऊं उससे पहले अनिर्बान से शुरू करते हैं। अनिर्बान, लड़ाई कोरोना से है, मोदी सरकार से बाद में कर लेंगे। कोरोना से लेकर लड़ाई में केंद्र बनाम राज्य क्यों ला रहे हो? केंद्र बनाम राज्य ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से हो रहा है, तो ये गलत है। आपको जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहे थे कि क्रोनोलॉजी समझना है, तो आपको भी क्रोनोलॉजी यहाँ समझना है कि ये कोरोना की जो अटैक आने वाला है, इसके बारे में ऑपोजिशन, सारे ऑपोजिशन वाले, राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर पे बताए थे और सारे ऑपोजिशन प्रेस में बताए थे, कॉरेस्पॉन्डेंस के तौर से बताए थे कि केंद्र सरकार आप प्रिपरेशन चालू करो, ये बहुत बड़ा एक आघात आने वाला है, आपको समझना है, हम सारे एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को अपना सियासत करना था। मध्य प्रदेश में वो विधायक लोगों को खरीदना बाकी था, तो उन्होंने अनिर्बान, ये बातें पुरानी हो गई, छोड़ो कल की बातें, आज की बात करो। अनिर्बान, ये बातें पुरानी हो गई, आप समझदार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप आज की बात करें। लेकिन ये सही है। तो जॉब वेस्ट बंगाल में आप देखिए, लॉकडाउन भारत सरकार के ऐलान से भी पहले शुरू हो चुका था। इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको बहुत सीरियसली लिए थे और ये लड़ाई शुरू कर चुके थे, जबकि भारत सरकार अपना काम कर नहीं रहा था। तब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट शुरू कर चुका था। तो बीजेपी को लगा। अनिर्बान, एक बात बताइए देश की जानकारी और मेरी खुद की जानकारी के लिए, इस समय बंगाल में कोरोना पॉजिटिव को लेकर कितनी मौतें हुई हैं अनिर्बान? कि मैं आपको अभी इवनिंग का तो बता नहीं सकता। लास्ट जो सुना था मैंने वो 54 नंबर, ये जो चीफ सेक्रेटरी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता रहे थे। 54 नंबर मैंने लास्ट सुना था। एकदम लेटेस्ट अपडेट मेरे पास अभी तक नहीं है। जी 54 मौतें, और 54 मौतों को लेकर जो बंगाल से अलग अलग सुर आ रहे हैं वो ये कि उसमें से लगभग 38 मौतें जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव से नहीं हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। आरपी सिंह साहब, आपके लॉकडाउन ऐलान करने के पहले बंगाल में लॉकडाउन लग चुका था, अनिर्बान कह रहे हैं। वो लॉकडाउन की परिस्थिति आपके टीवी चैनल दिखाई वहां पर, कि वहां पर लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से मच्छी बाजार लगता है और वहां पर किस प्रकार लॉकडाउन की धज्जी उड़ाई जाती है, सबको दिखता है। तन्मय क्या है कि उनको जो एक प्रशासन का सीरियसनेस चाहिए वो है नहीं। अनिर्बान, आरपी जी को अपनी बात पूरी करने दें। वहाँ पर कुछ ये तो जातिवादी कमेंट हो गया भाई। हम लोग मच्छी खा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब तक बीजेपी को मच्छी खाने से प्रॉब्लम है, तो यहाँ भी ऐसा बोलेंगे? आप अपमान कर रहे हैं। हम लोग चाहे जो भी खाए, आपको क्या? तो जब यहाँ से पूछताछ शुरू हुई आप अपनी खाना खाओ ना, आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों हमारे खाने पर ऑब्जेक्शन कर रहे हो? के नंबर छुपा रही हो। आप मच्छी बाजार मतलब क्या है? हम लोग मच्छी खाते हैं, हम लोग मच्छी खाएंगे, आपको क्या है? तकलीफ कर रही हूँ कि मेरे यहाँ ये जो पेशेंट हैं ये तबलीगी जमात के हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है किसी जमात के लोग हो तो कोई बुराई नहीं है ना, उसको वो धर्म से जोड़ रही है। उसको मुझे अफसोस है आप कि तबलीगी खाने जमात को को वो लेकर धर्म से जोड़ रही क्यों मार रहे है। हैं? तो ये आप सब ये खाने को सब लेकर मामला उनका ताना राजनीतिक क्यों मार है, रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति चलते हुए कुछ भी कर रही है। और जिस प्रकार की इसमें पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्यों कर रहे हैं को लेकर और भारत सरकार को लेकर इस प्रकार का काम हुआ है, उसकी तारीफ हो रही है। एक ममता बनर्जी जिनको दिक्कत है, या इनको जो यहाँ पैनल बैठे हैं इन सबको दिक्कत है। अन्यथा लेकिन हर स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े अच्छे कदम उठाए, जिसके कारण से आज स्थिति बहुत नियंत्रण में है। आरपी साहब, देश में और भी राज्य हैं, देश में और भी रेड जोन हैं, देश में उन इलाकों में आपकी टीम नहीं जाती है, बंगाल जाती है, और वो भी 7 इलाकों का दौरा करने के लिए। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, यही आपको दिखाई देता है। हम तय करेंगे ये पेशेंट कोरोना पेशेंट नहीं है। तो असल में क्या है, उनकी पूरी राजनीति इस बात पे है मैं किस प्रकार इसमें ब्राउनी पॉइंट्स गेन करूं, अपना वोट बैंक की राजनीति करूं। इसलिए जब किसी एक
सरकार ने वहां प्रश्न पूछा कि वहां पर कितने ये तबलीगी हैं, तो उसको लेकर बोले आप इसको कम्युनल कलर दे रहे हैं। अनिर्बान आई विल कम टू यू। अनिर्बान, मैं आप तक आता हूँ। आरपी जी, मेरे साथ पीके अग्रवाल साहब हैं। जी, आप पश्चिम बंगाल के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे। अग्रवाल साहब, ममता बनर्जी ने इस टीम से सवाल पूछ लिया। सवाल ये पूछा कि आपका हमारे राज्य में आने का क्राइटेरिया क्या है। अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज आई है? अग्रवाल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अग्रवाल साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ मौलाना डॉक्टर अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, हाँ हेलो जी, मेरा सवाल आपसे है। ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं कि केंद्र से जो टीम गई है, आखिर उसके बंगाल पहुंचने और 7 जिलों का दौरा करने का क्राइटेरिया क्या है? वास्तव में जो टीम गई है वो सेंटर कहीं भी टीम भेज सकती है, लेकिन जो नॉर्थ बंगाल टीम गई है वहां पे इतने केसेस नहीं है। और वहां पर टीम ने भी पाया, यद्यपि कुछ लॉकडाउन के वायलेशंस हैं, लेकिन वहां केस ज्यादा नहीं आए हैं। लेकिन जो टीम ने सजेशन किया है वो अच्छा है, लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो टी गार्डन्स हैं, और जो टी गार्डन्स को तो खुला रहना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% टी गार्डन को खुला रहने के लिए कहा, लेकिन ममता बनर्जी ने 25% कर दिया। मैं सोचता हूँ वहाँ 75% होना चाहिए, क्योंकि अभी ये सीजन है जब टी लीव्स तोड़ी जाती हैं, और यही एक क्षेत्र है जहाँ पे हमारा 6000 करोड़ होता है और ये बड़ा सेफ है। तो मैं सोचता हूँ ये राजनीति न करके हमें पूरा टी गार्डन्स को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा आप जानते ही हैं जो मलेरिया का औषधि है उसका कल्टीवेशन दार्जिलिंग में होता है, तो जहाँ पे टी उत्पन्न होता है उसका वहाँ तो कोरोना के बहुत कम केस होंगे। और नॉर्थ बंगाल में जो टीम ये फिर भी अगर कोई टीम सेंट्रल गवर्नमेंट भेज सकती है, निंदक लिए राखिए, वो सुझाव ही देती है टीम। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। अग्रवाल साहब, आपको मैं रोकूंगा, आइए सीधा चलते हैं कोरोना न्यूज सेंटर, मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा के पास। रोहित। मनीष जी, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो जिस टॉपिक पर आप डिबेट कर रहे थे उसी से रिलेटेड ये खबर है। पश्चिम बंगाल पर आप डिबेट कर रहे हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी ने यह आरोप लगाया एक वीडियो संदेश जारी करके कि उनको कोरोना के बहाने उनके घर में कैद कर रखा है ममता बनर्जी ने। उनका यह सीधे तौर पर आरोप है कि उत्तरी दिनाजपुर में उनका घर है और वहां पर उनको जबरदस्ती क्वारंटीन किया है ममता बनर्जी ने। वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी का नाम ले रही हैं, ममता सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तानाशाही पर उतर आई हैं और इस तानाशाही के चलते ही उन्होंने देबाश्री चौधरी को उनके घर में कैद कर दिया है। उन्होंने साफ अपने वीडियो में कहा है कि 6 तारीख को मुझे कैद किया गया था और आज 26 तारीख हो गई है, 25 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे वहां से बाहर नहीं निकाला गया है। तो सीधे तौर पर आरोप लगाने एक वीडियो संदेश जारी किया है। पहले वो वीडियो मैसेज मैं आपको सुना देता हूं। एक तो मौका ममता बनर्जी ढूंढ रही थी, कैसे तानाशाही के नाते कैसे विरोधियों के ऊपर दबाव डाल सकते, कैसे विरोधियों के घर के अंदर किया जाएगा। लगातार साल भर 2018 से वो खून खराबा और आक्रमण वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, और लोकसभा के बाद फिर से शुरू कर दिया था कि घबराने का, चमकाने का, डराने का कोशिश था। अभी इस कोरोना के मौका में, इस माहौल में इनका कोशिश है, जो सांसद है, जनप्रतिनिधि है, इनको घर में दबाव, उसके ऊपर दबाव डाल के इसको घर में बंद करने का। और ऐसे किए हैं कि घर का अंदर पैर रखने का मौका नहीं दे रहा है। क्या मैं पूछ रही हूँ, एक सांसद के नहीं नाते नहीं, एक मंत्री का नाते नहीं, सिर्फ एक साधारण आम आदमी का नाते मैं प्रश्न पूछ रहे, कोई कोरोना के इस चक्कर में किसी को ऐसे बंद रखने का कोई गाइडलाइन ममता जी के पास पहुंचा है क्या?
देबाश्री चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और इनके मुताबिक ममता बनर्जी ने इन्हें होम क्वारंटीन कर रखा है। रोहित। मनीष जी, इस वक्त देबाश्री चौधरी इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। देबाश्री जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आप खुद महिला और बाल विकास मंत्री हैं केंद्र सरकार की, और अब आप ये आरोप लगा रही हैं कि आपका काम जो कि महिलाओं के हक के लिए लड़ना है पूरे देश में, महिलाओं के साथ कोई ज्यादती ना हो इसको देखना है, खुद आपको की पर्सन को, पॉइंट पर्सन को घर में बंधक बनाया पश्चिम बंगाल सरकार ने, ये आरोप लगा रही हैं आप। कैद ऐसे किए हैं, 13 तारीख तक मुझे क्वारंटाइन करके घर में कैद कर दिया था। आज 25 तारीख, जबकि मैं मेरा घर से 30 गज दूर में, मैं सिर्फ एक मैदान में, खाली स्कूल के मैदान में चक्कर लगाने के 2 चक्कर कटने के लिए गई थी, और 7 मिनट का समय में ममता की पुलिस मुझे घेर के पीछा करके 70-80 पुलिस लोग लेके, फोर्स लेके मुझे घर के अंदर करा दिया है और बाहर में पूरा घेर के रखा है। जब पत्रकार मित्रों ने पूछा है क्या कारण है, किस कारण ऐसा कर रहे, तब यहाँ का ओसी ने बोला है कि हमको जानकारी नहीं है, बस मैं आपको कुछ जवाब नहीं देने वाला है। मैं ममता बनर्जी को पूछ रही हूँ, किस अधिकार से, किस हक से मुझे होम कैद करके रखा है। ममता बनर्जी 18 साल से शुरू किए हैं, तानाशाही इनका आखिरी दौर तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने कई लोगों को हत्या किया है, कोई लोगों को इतना बेरहम। देबाश्री जी, मुझे ये बताइए, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेट किया गया कि क्यों आपको बंद किया है? बताया तक नहीं है। होम क्वारंटाइन खत्म हो गया है। यहाँ का जिला शासक के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुझे जानकारी कुछ नहीं कराया गया है। एक सौजन्य जो होते हैं वो भी नहीं किया गया है। और जबकि इन्होंने, पत्रकारों ने पूछा है किस कारण एक व्यक्ति को आपने ऐसे घेर के रखा है, तब बोला कि हम लोग जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, हम लोग ऐसा जवाब नहीं देंगे, किसी कारण आए हैं। और ममता बनर्जी को मैं पूछ रही हूँ आपका माध्यम से, पूरा देश देख रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद को इनका घर के बाहर में पैर रखने का अधिकार हरण कर लिया है ममता बनर्जी। किस अधिकार, किस गाइडलाइन के तहत पर किए हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइन में सब व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपना अपना सामान खरीदने का अधिकार है, बैंक जाने का अधिकार है, रेशन में जाने का अधिकार है, सभी हॉस्पिटल, दवाखाना जाने का अधिकार है, बाजार खुला के रखा है, सब लोग जा रहे हैं। मैं अकेली गई थी, क्यों मुझे, मेरा ऊपर इतना दबाव डाले हैं, क्यों मुझे? देबाश्री जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार क्यों छुपा रही है आंकड़े। एक छोटे से इंतजार के बाद। जी हाँ, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। और जैसा हमने कहा था कि ब्रेक के बाद आएंगे और हम चर्चा करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार, वहां की मुख्यमंत्री क्यों छुपा रही है मौत के आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के कारण। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ आरपी सिंह साहब, अनिर्बान बनर्जी और हमारे साथ पीके अग्रवाल साहब भी हैं। अनिर्बान,
आखिर आंकड़े बताने में हेराफेरी करने की जरूरत क्या है? यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके तहत केंद्र को विशेषाधिकार होता है कि वो किसी भी राज्य में अपने सदस्यों को भेज सकती है। अनिर्बान जी, ये आंकड़े हेराफेरी के बात ये आप पूछ रहे हैं कि दावा कर रहे हैं, ये पहले मुझे समझना है। नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अनिर्बान। कोई हेराफेरी का कोई बात अगर होता था तो आपको नहीं लगता था कि बीजेपी गवर्नमेंट के पास, जो यूनियन गवर्नमेंट में है, उनके पास इतना पावर है कि वो एकदम झपट पड़ते? कहाँ पावर है अनिर्बान? केंद्रीय राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी को आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है, क्वारंटीन के नाम पर वो अपने घर से नहीं निकल पा रही। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार का पावर है। फिर से मैं बताता हूं कि ये भी एक एलिगेशन है, और देवश्री चौधरी जी ने वो अपने वीडियो में जो कहे और आपके फोन कॉल में भी जो कहे कि वो बाहर मैदान में चक्कर लगाने गई थी। आप ये बताइए, अगर मैं एक आम आदमी मैं बाहर मैदान में चक्कर लगाने जाता हूं तो पुलिस मुझे आकर अंदर भेजी कि नहीं, तो क्या मुझे कहेगी आप चक्कर लगाते रहो? हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये कानून सबके लिए समान है तो उनके लिए भी है। नहीं, और वो क्या कह रहे हैं कि वो मैं मंत्री हूं तो इसलिए कानून मेरे लिए अलग है। मुझे आप बोल ही नहीं सकते कि आप क्वारंटाइन का पालन करो। अगर वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मुझको लगता है कि जो मंत्री हो या आम आदमी हो, उनके लिए कानून सेम है। अगर वो कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं था, वो चक्कर लगाने गई थी और पुलिस ने कहा कि आप घर वापस जाओ, तो बिल्कुल सही किया। ये एकदम मैं वेस्ट बंगाल पुलिस का दाद देता हूं कि उन्होंने मंत्री को भी कानून पालन करने से नहीं छोड़ा। और जो राज्यपाल आरोप लगा रहे हैं अनिर्बान, आपको पता होगा जगदीश धनखड़ क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर, ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा है उनको, 3 पन्नों का वो पत्र है जिसमें राज्यपाल अगर ये कह दे कि आप लोग अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, माननीय धनखड़ जी महाशय जब वो राज्यपाल नहीं थे तो वो अपने पेशे में एक दिग्गज आदमी रह चुके हैं, उनका बड़ी सम्मान सब लोग करते थे। तो ये उनकी जो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। वो करे भी तो क्या करे, उनको तो अपना काम करना है। वो काम गवर्नर का काम नहीं है। जो पॉलिटिकल मास्टर्स उन्होंने अपॉइंट किया है, उनका मन रखकर उनको काम करना है। तो वो खुद बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वो जो काम कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप ये ऐसा करो, आप ये सियासत में आप खुद ब खुद उतर पड़ो, इसलिए वो कर रहे हैं। वो उनके मन में कोई ऐसा खराब चीज पश्चिम बंगाल के लिए, ममता बनर्जी या सीएम के लिए नहीं है। वो सबकी भलाई चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है बीजेपी के तहत कि आप ऐसा काम करो, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। इसीलिए वो ऐसे अनाप शनाप एलिगेशंस ला रहे हैं जिनका कोई फाउंडेशन नहीं है। आप पर तो ये भी आरोप है, जहां तक बात की जाए अनिर्बान, आरोप तो यहां तक है कि आप लोग मौत के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़ों में जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उसमें आप लोग सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप उसमें मौत की वजह कोरोना पॉजिटिव ना लिखें। हाँ, ये जो दबाव नहीं, ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जो ऑडिट कमिटी है, जो ऑडिट कमिटी में सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स लोग हैं, ये आपको समझना है। ऑडिट कमेटी नाम है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह कोई है। एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर्स लोग जो कमेटी में है, आईसीएमआर और WHO के गाइडलाइन के मुताबिक वो एक एक केस को स्टडी करेंगे। स्टडी करके उसके बाद ही वो लिखेंगे कि ये कोविड-19 की वजह से है या कोमॉर्बिडिटी की वजह से है। ये बिल्कुल टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जगह है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस का कोई काम नहीं है। यहाँ पर ममता बनर्जी जी की भी कोई रोल नहीं है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तहत ये कमेटी गठित की है, जहां पर सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स लोग हैं। वो आईसीएमआर और हू के गाइडलाइंस के मुताबिक एक एक केस को स्टडी करके अपना राय दे रहे हैं, और वही राय को पकड़कर चीफ सेक्रेटरी जो है वो आपसे बता रही है। ये बिल्कुल एकदम सीधा प्रोसीजर है, सबके सामने है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। लुका छिपी का खेल नहीं है, लेकिन अनिर्बान जहां तक बात की जाए, आपकी सरकार को तकलीफ होती है अगर सीबीआई वहां पर अधिकारियों से जांच और पूछताछ करने आ जाए तो मुख्यमंत्री खुद धरने पे बैठ जाती हैं। अभी केंद्रीय राज्य मंत्री खुद आपने सुना, आपने देखा
वो कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने मुझे घर में ठूस रखा है, मुझे क्वारंटाइन के नाम पर अंदर कैद कर रखा है। तो आखिर ये कैसा राज्य? आप भारत की मूल भावना से अलग हैं क्या? देखिए, भारत की मूल भावना जो है वो है एक फेडरल स्ट्रक्चर की भावना। वहां पर केंद्र कोई बड़ा दादा नहीं है कि वो राज्य पर दादागिरी करेगा। केंद्र का अपना काम है, राज्य का अपना काम है, दोनों अपने में मेल बनाकर काम करेगा। अगर केंद्र ये गवर्नर के थ्रू या केंद्रीय मंत्री के थ्रू ऐसे राज्य में ये डिस्टरबेंस फैलाने की, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो दायभार वो केंद्र पर बढ़ता जाता है कि आप ये फेडरल स्ट्रक्चर की पालन नहीं कर रहे हैं। ये फेडरलिज्म के खिलाफ जो अगर केंद्र काम करता है तो सारे राज्यों का ये दायित्व होता है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ममता बनर्जी जी ने वही किया है, वो एकदम सही काम किए हैं। वाह अनिर्बान, मैं जानता हूं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय उनकी पीठ थपथपाने के और ये कहने के कि जो ममता बनर्जी कर रहे हैं सो कानून, वो जो कह दें सो कानून, सो चमत्कार। अगर केंद्र कुछ करे तो वो सब कुछ गलत। बिल्कुल ऐसा नहीं। आप बताइए, जो केंद्रीय टीम जो पश्चिम बंगाल आया, वो आने के 30 मिनट आधा घंटा बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया कि भाई साहब हम आ चुके हैं। ऐसा होता है क्या? मैं अगर आपके घर जाता हूं तो क्या मैं पहुंचने के आधा घंटा बाद आपको बताऊंगा कि मनीष जी मैं आ चुका हूं? तो ऐसा तो नहीं होता है ना। ये फेडरल स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि एक आदमी, एक बंदा दूसरे बंदे के घर खाने पीने जा रहा है। ये एक सीरियस मामला है। तो अगर सेंट्रल टीम आता है तो क्या प्रॉब्लम है अगर वो एडवांस में चीफ सेक्रेटरी को बता देते कि भाई साहब हम लोग आएंगे, आप इंतजाम करो। अगर ऐसा बता दे तो इंतजाम होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये लोग सियासत करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खराब काम कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। इसलिए अनिर्बान की जोर लगा अनिर्बान आज आपके लिए मैदान खुला है, तो आप जो बैटिंग कर रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कि आपके जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं वो इस समय है नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा अनिर्बान। सब जानते हैं कि बंगाल में जो हो रहा है वो आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और आप भी जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं इसके पीछे भी राजनीति है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, देश का सवाल लगातार जारी है।